नमस्ते स्टूडेंट्स, सैनिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। लास्ट वीडियो में हमने नेफ्रॉन है उसकी संरचना ली थी, यानी कि उत्सर्जन तंत्र है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे और नेफ्रॉन की संरचना ली थी। आज हम लेते हैं मानव के अंदर मूत्र निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, जब मनुष्य में प्रोटीन का उपापचय होता है तो प्रोटीन उपापचय के दौरान जो N2 अपशिष्ट बन रहे हैं, यानी कि यहाँ अमोनिया भी बन जाती है, साथ ही श्वसन प्रक्रिया के द्वारा CO2 गैस बन रही है। अमोनिया और इस CO2 को यकृत है वो NH2CO NH2 कहने का मतलब किस में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। यानी कि मनुष्य में प्रोटीन का उपापचय होता है तो N2 अपशिष्ट यहाँ अंतिम बनता है, वो कौन सा बनता है, यूरिया। और यूरिया का निर्माण किसके द्वारा होता है, यकृत के द्वारा। इस यकृत से इस यूरिया को ब्लड के अंदर मिला दिया जाता है और वृक्कीय धमनी है, वृक्कीय धमनी इस यूरिया जनित रक्त को वृक्क के अंदर लाती है और वृक्क के अंदर लाने के बाद में वृक्क के अंदर इस यूरिया जनित रक्त का शोधन होता है या इसका शुद्धिकरण होता है और अंततः मूत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। तो देखिए, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है वो नेफ्रॉन के, या यूं कहें कि मूत्र निर्माण है वो पूरी प्रक्रिया वृक्काणु या नेफ्रॉन के विभिन्न भागों में संपन्न होती है। तो देखिए, वृक्काणु है उसकी संरचना कैसी होती है और कौन कौन से पार्ट थे। देखिए, वृक्काणु है, इसका ये भाग है प्यालेनुमा भाग, वो मेन संपुट केशिकाओं का जो सघन जाल पाया जा रहा है, ग्लोमेरुलस या जिसको
केशिकीय गुच्छ भी कहते हैं। फिर प्यालेनुमा भाग से जो नलिकाएं निकलती हैं वो वृक्क नलिका कहलाती हैं, जो कई प्रकार की होती हैं। तो वोमेन संपुट के पास से जो नलिका पाई जा रही है वो ये वाली नलिका समीपस्थ सहवलित नलिका। फिर देखिए वृक्क नलिका का अंग्रेजी के यू अक्षर जैसी आकृति वाला या यूं कहें हेयर पिन जैसी संरचना वाला भाग है वो कहलाता है हेनले का लूप या हेनले का पाश। इसकी दो भुजा, एक भुजा है वो तो कहलाती है अवरोही भुजा, दूसरी वाली भुजा है वो कहलाती है आरोही भुजा। फिर थोड़ी चौड़े या अधिक व्यास वाली जो नलिका आ जाती है उसको कहते हैं दूरस्थ सहवलित नलिका। और दूरस्थ सहवलित नलिका है एक अधिक व्यास वाली नलिका में खुलती है जिसको संग्राहक नलिका कहते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे प्रोटीन उपापचय के दौरान जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट बन रहे हैं, जैसे अमोनिया बनी और श्वसन प्रक्रिया से CO2 बनी, उससे NH अमोनिया और CO2 को यकृत है वो किस में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। ये यूरिया अब रक्त के अंदर छोड़ दिया जाता है, तो ये रक्त अब यूरिया जनित रक्त कहलाता है, यानी कि ऐसा रक्त जिसमें यूरिया मिला हुआ हो यूरिया जनित रक्त कहलाएगा। अब इस रक्त का शुद्धिकरण होता है, शुद्धिकरण होने के लिए ये रक्त है वो वृक्कीय धमनी द्वारा कहाँ लाया जाएगा, वृक्क के अंदर लाया जाएगा, गुर्दे के अंदर लाया जाएगा। तो गुर्दे के अंदर लाने का जो कार्य करती है वो अभिवाही धमनिका करती है। अभिवाही धमनिका इसको यहाँ लाएगी और आगे की प्रोसेस होती है। तो मानव, हम पढ़ रहे हैं मानव में मूत्र निर्माण। तो देखिए मानव में मूत्र निर्माण कैसे होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मानव में मूत्र निर्माण प्रक्रिया का हम अध्ययन करें तो मानव में मूत्र निर्माण है वो 3 चरणों में होता है। कितने चरणों में? 3 चरणों में। पहला जो चरण आता है वो आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या निस्यंदन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या निस्यंदन, यानी कि इस वाली प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है या इस चरण में क्या होता है कि यकृत के द्वारा जो यूरिया निर्माण किया जाता है वो यूरिया है रक्त के अंदर छोड़ दिया जाता है, और ये यूरिया जनित रक्त वृक्कीय धमनी द्वारा नेफ्रॉन के एक प्यालेनुमा भाग, जिसको क्या कह रहे हैं, वोमेन संपुट के अंदर आता है। अभिवाही धमनिका इसको वोमेन संपुट के अंतर्गत ले आएगी।
इसके अंदर लाया गया वोमेन संपुट के अंदर केशिकाओं का सघन जाल पाया जाता है और यही यूरिया जनित रक्त इसमें आएगा और यहाँ इसका फिल्ट्रेशन होता है, मतलब शुद्धिकरण होता है, निषेधन होता है। तो निषेधन प्रक्रिया के अंतर्गत देखें तो जो लाभदायक पदार्थ होते हैं वो छन जाते हैं और शरीर में ही रह जाते हैं। जो अपशिष्ट होते हैं वो अपशिष्ट वृक्क नलिका के अंतर्गत पहुंचा दिए जाते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया, यानी कि यहाँ जो रक्त आ रहा है वो रक्त प्रति मिनट, यहाँ प्रति मिनट तकरीबन 1000 से 1200 ml जो रक्त है उसका शोधीकरण किया जाता है। यहाँ कौन सी प्रक्रिया में? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो वोमेन संपुट के अंतर्गत संपन्न होती है। तो एक चरण तो यहाँ हम बात करें मानव में मूत्र निर्माण तीन चरणों में संपन्न होता है। पहला चरण है अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑब्लिक गुच्छीय निस्यंदन। गुच्छीय निस्यंदन। दूसरा चरण है वो है पुनरावशोषण। और तीसरा जो चरण है वो है श्रावण। देखिए हम बात कर रहे थे अल्ट्राफिल्ट्रेशन की या गुच्छीय निस्यंदन की। तो गुच्छीय निस्यंदन में हम बात कर रहे थे क्या होता है कि यूरिया जनित रक्त है वो अभिवाही धमनिका के द्वारा वोमेन संपुट के ग्लोमेरुलस में लाया जाएगा और ग्लोमेरुलस में वहाँ इसका छन्नीकरण होता है और छन्नीकरण प्रक्रिया के द्वारा लाभदायक पदार्थ हैं वो तो शरीर में ही रख लिए जाते हैं और अन्य वाले हैं वो वृक्क नलिका के अंतर्गत रह जाते हैं। तो यहाँ प्रति मिनट लगभग 1000 से 1200 ml रक्त है उसका अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है या निस्यंदन होता है। यानी कि यह चरण वोमेन संपुट के ग्लोमेरुलस में संपन्न होता है। यहाँ प्रति मिनट 1000 से 1200 ml रक्त का निस्यंदन होता है। निस्यंद में या निस्यंद में ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, विटामिन, यूरिया, जल आदि होते हैं। आदि होते हैं।
यहाँ से जो लाभदायक हैं वो पदार्थ हैं शरीर के अंदर, या यूं कहें शरीर के अंदर ही रख लिए जाते हैं। बाकी वाले जो अपशिष्ट हैं उनको नीचे की तरफ वोमेन संपुट से वो कहाँ आ जाएंगे, वृक्क नलिका। वृक्क नलिका के कौन से भाग में आ जाएंगे, समीपस्थ सहवलित नलिका में आ जाएंगे। और समीपस्थ सहवलित नलिका की हम बात करें तो समीपस्थ सहवलित नलिका की कोशिकाएं हैं वो घनाकार उपकला उत्तक की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं, या वृक्क नलिका है उसकी कोशिकाएं घनाकार उपकला उत्तक की बनी होती हैं। तो घनाकार उपकला उत्तक की बनी होने के कारण जो निस्यंद आ रहा है उस निस्यंद में से शरीर के लिए जो अति महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं उन अति महत्वपूर्ण पदार्थ जैसे ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, विटामिन्स वगैरह होती हैं, जल वगैरह है, उनको अवशोषित कर लिया जाता है, पुनरावशोषित कर लिया जाता है और शरीर में ही रख लिया जाता है। तो ये प्रक्रिया है वो कहलाती है पुनरावशोषण। यानी कि शरीर के लिए महत्वपूर्ण जो पदार्थ होते हैं जैसे ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, विटामिन्स है, उनका पुनः अवशोषण हो जाता है। इसलिए उस चरण को क्या कह दिया, पुनरावशोषण कह दिया। बचा कौन, यूरिया। यूरिया है उसका पुनरावशोषण नहीं होता क्योंकि ये N2 अपशिष्ट है, इसको शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। तो यूरिया को आगे अन्य वाले भाग हेनले का लूप है, दूरस्थ संवलित नलिका है, उसमें आगे पहुंचा दिया जाता है और यही बाद में जल के साथ मिलकर मूत्र का निर्माण करता है। तो देखिए अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्रिया में क्या होता है कि वोमेन संपुट में यह संपन्न होती है और यहाँ जो यूरिया जनित रक्त है उसका शुद्धिकरण होता है। तकरीबन 1 मिनट के अंतर्गत 1000 से 1200 ml रक्त है उसका निस्यंदन हो जाता है। अब इस निस्यंद में जो ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, विटामिन, यूरिया, जल वगैरह उपस्थित होता है। फिर निस्यंद को आगे वृक्क नलिका में पहुंचा दिया जाता है जहां से तकरीबन 99% जो महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण हो जाता है, पुनरावशोषण हो जाता है। शेष जो अपशिष्ट हैं उनको वृक्क नलिका के आगे वाले भागों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो पहला चरण अपन ने ले लिया अल्ट्राफिल्ट्रेशन या गुच्छीय निस्यंदन। ये प्रक्रिया वोमेन संपुट के अंतर्गत हो रही थी। अब हम लेते हैं मूत्र निर्माण का दूसरा चरण। पुनरावशोषण। देखिए पुनरावशोषण की प्रक्रिया है वो नेफ्रॉन के वृक्क नलिका भाग में, वृक्क नलिका भाग में कौन कौन से आ जाएंगे, समीपस्थ संवलित नलिका है, हेनले का लूप है, दूरस्थ संवलित नलिका है, संग्राहक नलिका है, यहाँ तक आता है। और विभिन्न जो पदार्थ हैं उनका वापस से यहाँ अवशोषण होने लग जाता है, वो शरीर में ही रख लिए जाते हैं। और जो अपशिष्ट हैं उन अपशिष्टों को वृक्क नलिका के अंदर आगे स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो देखिए ये प्रक्रिया, यह चरण वृक्क नलिकाओं में संपन्न होता है। इन नलिकाओं में घनाकार उपकला कोशिकाएं कौन सी, घनाकार उपकला कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ निस्यंद का 99% पुनरावशोषण होता है। शरीर के लिए
महत्वपूर्ण पदार्थ एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, विटामिन्स, पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। और रक्त यहाँ क्या हो जाता है? शुद्ध। तो शुद्ध रक्त को अपवाही धमनी का शरीर में वापस ले जाती है। यूरिया को वृक्क नलिका में आगे स्थानांतरित कर दिया जाता है। यानी कि हम मूत्र निर्माण का दूसरा चरण ले रहे थे, कौन सा? पुनरावशोषण। पुनरावशोषण है वो नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में होता है? वृक्क नलिका। वृक्क नलिका में कौन कौन सी आ जाएगी? समीपस्थ संवलित नलिका आ गई, हेनले का लूप आ गया, दूरस्थ संवलित नलिका आ गई। तो यहाँ इन वृक्क नलिकाओं के अंतर्गत वृक्क नलिकाएं हैं, इनकी कोशिकाएं हैं वो घनाकार उपकला उत्तक की बनी होती हैं, और वोमेन संपुट से जो निश्चंत आ रहा है, छन्नित आ रहा है या छना हुआ पदार्थ आ रहा है, उस छने हुए पदार्थ में महत्वपूर्ण पदार्थ भी होते हैं, शरीर के लिए लाभदायक पदार्थ भी होते हैं। उन लाभदायक पदार्थों का यहाँ पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, यानी कि वो शरीर के अंदर ही रख लिए जाते हैं। तो शरीर के अंतर्गत पुनः अवशोषित किए गए पदार्थों में कौन कौन होगा? एमिनो अम्ल है, ग्लूकोज है, विटामिन्स हो सकती हैं, तो वो शरीर में ही रख ली जाती हैं। लेकिन यूरिया है, यूरिया का पुनरावशोषण नहीं होता, उस यूरिया को वृक्क नलिका में आगे भेज दिया जाता है। आगे भेज दिया गया और मूत्र का क्या हो गया? निर्माण हो गया। तो आगे स्थानांतरित कर दिया गया और मूत्र का निर्माण हो जाता है। ये मूत्र है वो संग्राहक नलिका में इकट्ठा होता रहता है, यानी कि संग्राहक नलिका है वो मूत्राशय का ही पार्ट होती है, मूत्राशय ही है। तो प्रत्येक वृक्क से एक वृक्क से एक मूत्रवाहिनी निकली होती है या मूत्र नली निकली होती है जो मूत्राशय में जाकर खुलती है। तो वृक्क के अंदर जो मूत्र निर्माण हो रहा है उस मूत्र को मूत्राशय के अंतर्गत रख लिया जाता है या संग्रहित कर लिया जाता है। तो पुनरावशोषण का महत्वपूर्ण या पुनरावशोषण की इंपॉर्टेंट जो बात है वो यही है कि शरीर के लिए लाभदायक पदार्थों का वृक्क नलिका के द्वारा पुनः अवशोषण हो जाता है। तो ये मूत्र निर्माण का दूसरा चरण था। तीसरा जो चरण बचता है वो है श्रावण। देखिए, निषेध में कुछ वाले पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका वृक्क नलिकाओं में यूं कहें अल्ट्राफिल्ट्रेशन, वोमेन संपुट में अल्ट्राफिल्ट्रेशन नहीं हो पाता और न ही उनका पुनरावशोषण हो पाता है, तो उनको वोमेन संपुट से सीधे ही नलिकाओं में भेज दिया जाता है। वृक्क नलिकाएं हैं, वोमेन संपुट से उनको कहाँ भेज देगी? वृक्क नलिकाओं में भेज देगी। उस क्रिया को कहते हैं श्रावण। यानी कि अनेक रंगा पदार्थ, पिगमेंट, रंगीन पदार्थ, औषधियाँ, प्यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल आदि का
वोमेन संपुट में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है। फलस्वरूप इन पदार्थों को वृक्क नलिकाओं में डाल दिया जाता है। जिसे श्रावण कहते हैं। यानी कि जो पदार्थ निश्चिंद नहीं बन पाता उन पदार्थों को सीधे ही किसके अंतर्गत डाल दिया जाता है, वृक्क नलिकाओं के अंतर्गत डाल दिया जाता है। उस क्रिया को श्रावण कहते हैं। तो ऐसे करके मनुष्य में मूत्र निर्माण है वो 3 चरणों में होता है। निश्चिंदन या यूं कहें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वो क्रिया वोमेन संपुट में हो रही थी। पुनरावशोषण वृक्क नलिकाओं में हो रहा था। और श्रावण प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि अनेक पदार्थ जिनका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता उनको सीधे ही वृक्क नलिकाओं में डाल दिया जाता है। वो क्रिया श्रावण कहलाती है। तो देखिए मूत्र का निर्माण हो गया। अब मूत्र का निर्माण हो गया, वो बनने वाला मूत्र है मूत्राशय के अंतर्गत संग्रहित होता जाता है। यानी कि मूत्राशय एक थैलेनुमा संरचना है। मूत्र इकट्ठा होने पर वो फैलती जाती है। फिर ऐच्छिक तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा समय समय पर उस मूत्र का त्याग या निष्कासन कर दिया जाता है। इसमें भाग लेने वाली जो तंत्रिका कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका मूत्रण प्रतिव्रत तंत्रिका होती है। यानी कि मूत्रण एक ऐसी क्रिया है जो CNS पर निर्भर करती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर निर्भर कर रही थी और समय समय पर मूत्र अवरोधनी के द्वारा उसको शरीर से बाहर उसका निष्कासित कर दिया जाता है। तो इसमें भाग लेने वाली मूत्रण क्रिया में भाग लेने वाली जो तंत्रिका कोशिका होती है वो है मूत्रण प्रतिव्रत तंत्रिका। ये तो था कि शरीर में बनने वाला जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिया है उसको कैसे शरीर से बाहर निष्कासित किया जाए। तो 3 चरणों में इसको निष्कासित किया जा रहा था। साथ ही शरीर में अन्य अंग भी होते हैं जो अपशिष्टों को शरीर से बाहर निष्कासित करते हैं। तो देखिए अन्य उत्सर्जी अंग, अन्य उत्सर्जी अंगों की हम बात करें तो त्वचा है। त्वचा के द्वारा लैक्टिक अम्ल है, लवण है, पसीना है, इनका उत्सर्जन होता है। ऐसे ही यकृत है, यकृत के द्वारा बिलिरुबिन, विरिडीन, वर्णक का उत्सर्जन। साथ ही देखिए यहाँ यूरिया भी बनता है किसके द्वारा, यकृत के द्वारा। ऐसे लें हम फेफड़े, तो फेफड़ों से किसका उत्सर्जन होगा, CO2 का। तो ये था कि मनुष्य के अंतर्गत मूत्र है उसका निर्माण किस तरीके से होता है, कितने चरणों में होता है और कौन कौन से पार्ट में कौन कौन सी क्रियाएं होती है। तो ये अलग अलग जो 3 चरण चल रहे थे वो वृक्क नलिका के अलग अलग भागों में संपन्न हो रहे थे।